हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 8वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो पिछले वीडियो में हम आपको सबसे पहले कवि परिचय के बारे में ही बताए थे, जिसमें हम आपको कुंवर नारायण के बारे में बताए थे कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, कुंवर नारायण की प्रमुख रचना कौन कौन सी है और कुंवर नारायण को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके बाद हम आपको इस कविता का सारांश भी बताए थे, जो कि बहुत ही बारीकी से समझा करके हम आपको बताए थे कि इस कविता में क्या बताया गया है और कुंवर नारायण इस कविता में क्या बताए हैं। और उसके बाद हम आपको सारे प्रश्न उत्तर बता रहे थे, यानी कि आपके किताब में जितने सारे भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का उत्तर हम आपको बता रहे थे, जिसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दिए थे, दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर भी बता दिए थे और तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर भी हम आपको बता दिए थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको चौथे नंबर प्रश्न से बताएंगे और चौथे नंबर प्रश्न के आगे जितने सारे भी शेष प्रश्न बच गए हैं सारे प्रश्न का उत्तर आज के इस क्लास में कंप्लीट करा देंगे, यानी कि आज के इस क्लास में आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और जानते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिया हुआ है। तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। डेली यहाँ पर 6 बजे एक क्लास चलता है जिसमें 20 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग आकर के जीके का टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि घर, शहर और देश के बाद जो कवि हैं वह किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोग अपने अपने घर को बचाते हैं, अपने शहर को बचाते हैं और अपने देश को बचाते हैं, लेकिन कवि घर, शहर और देश के बाद किन चीजों को बचाने की बात करता है और यह बात क्यों करता है। तो इसका जवाब होगा कि घर, शहर और देश के बाद जो कवि हैं वह नदियों को बचाने की बात करता है, हवा को बचाने की बात करता है, भोजन को बचाने की बात करता है और जंगल को बचाने की बात करता है और साथ ही साथ मनुष्य को भी बचाने की बात करता है। यानी कि कवि यहां पर कहते हैं कि अपना घर तो बचाओ ही, अपना शहर बचाओ, अपना देश बचाओ, लेकिन इसके साथ साथ नदियों को भी बचाओ, हवा को भी बचाओ, भोजन भी बचाओ, जंगल भी बचाओ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को बचाओ, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल यह सभी जीवनदायक है। यानी कि कवि कहते हैं कि यह जितने सारे भी तत्व हैं जो पर्यावरण में मौजूद हैं यह सभी मनुष्य के लिए जीवनदायक हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। यानी कि कवि कहते हैं कि जब तक हवा नहीं रहेगा, अन्न नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, फल फूल नहीं रहेगा, खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, तब तक मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। और जंगल पर्यावरण का सुरक्षा कवच माना जाता है। जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जंगल के कारण ही बारिश होता है और जब बारिश होता है तो अनाज का उत्पादन होता है, अन्न उपजते हैं और वहीं अन्न खा करके लोग जीवित रहते हैं। यानी कि जंगल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कवि कहते हैं कि जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और इन सब से बढ़कर मनुष्य की रक्षा करनी होगी। मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे, मानवता का गुण निहित रहे, इसकी सभ्यता बनी रहे और मनुष्य को असभ्य होने से बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन मनुष्य असभ्य होते जा रहा है, मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है, अपना मानवता का गुण भूल गया है, अपनी सभ्यता संस्कृति भूल गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि मनुष्य को बचाएं, मनुष्यता को बचाएं, मानवता के गुण को बचाएं, सभ्यता को बचाएं। साथ ही जंगल की तरह मानवीयता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए रक्षार्थ आगे आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यानी कि मानवता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जंगल का कत्ल नहीं हो, इसके लिए लोगों को आना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के बोलें तो पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य को आगे आना ही चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न था कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है। तो नदी, हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है। और क्यों बात करता है इसके बारे में भी हम आपको बता दिए।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। यानी कि यह जो कविता है यह सही है, गलत है, अगर सही है तो कितना सही है, इसी पर बस विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि यह कहते हैं कि बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है उससे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगा। यानी कि कवि कहते हैं कि जिस तरह से आज संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे यह लगता है कि बहुत जल्द ही हमारी यह दुनिया समाप्त होने वाली है, लोग प्रकृति का शिकार होने वाले हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जो बदलता हुआ परिवेश है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, उसको भी हमें देख करके ही करना चाहिए, संसाधनों का देख करके ही उपयोग करना चाहिए, सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, यह सब इसके सूचक हैं। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोग प्रकृति का स्वतः शिकार होते जा रहे हैं, इसका संकेत यह है कि लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो समुद्र का जल स्तर है वह धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ जा रहा है, यह इसका सूचक है कि लोग प्रकृति का शिकार होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी इसको निष्ठुरता से काटे जा रहे हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसम का बदलता चक्र पर्यावरण संकट का संकेत कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब आप लोग देखते हैं कि अतिवृष्टि होता है, अनावृष्टि होता है, मौसम का बदलता चक्र, मौसम समय पर नहीं आता है, यह सब यह संकेत कर रहा है कि लोग प्रकृति का शिकार होते जा रहे हैं। आज मानव आंख होते हुए भी अंधा हो गया है, यानी कि सब कुछ जानते हुए भी वह गलत करने के लिए मजबूर है, वह गलत करते जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है, उसके बाद भी लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के कवि इस समस्या से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के गोद में झोंकना है। यानी कि जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि आप लोग वृक्ष तो काट ही रहे हो, लेकिन वृक्ष को काट रहे हो तो समझिए कि अपने आप को मृत्यु के गोद में झोंक रहे हो। ठंडी छांव देने वाली वृक्ष मनुष्य की निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। और अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत समाप्त हो जाएगा। यानी कि कवि जो है वह कह रहे हैं कि यदि समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया, इस पर रोकथाम नहीं किया गया, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरे जीव जगत का विनाश हो जाएगा, पूरा जीव समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो कवि हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे कविता में पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और साथ ही साथ मनुष्य को बचाने की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तक पर्यावरण नहीं बचेगा मनुष्य नहीं बच सकता है। जब पर्यावरण स्वच्छ है तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, जब पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो मनुष्य भी अस्वस्थ रहेगा। इसलिए कुल मिलाकर के इस पूरे कविता में जो कवि हैं वह पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और हमारे इस जीवन को, हमारे इस पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें व्याख्या करना है और व्याख्या करने के लिए हर एक चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि अगर परीक्षा में व्याख्या करने के लिए आ जाए तो किस प्रकार से व्याख्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त। तो इसका व्याख्या करना है कि यह जो पंक्ति है इसका व्याख्या क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पंक्ति है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों का व्याख्या करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला है कि दूर से ही ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त। तो इसका व्याख्या क्या होगा। तो जैसा कि हर एक चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि अगर व्याख्या करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आपको यह लिखना है कि यह जो पंक्ति है यह कहां से लिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। इतना तो आपको हर हाल में लिखना है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। जिस भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी किताब उठा करके देख लीजिए, अगर इस प्रकार से व्याख्या रहेगा तो फिर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रकार का व्याख्या कोई आपको नहीं बताएगा, और जब इस प्रकार का व्याख्या आप लोग अपने परीक्षा में लिखिएगा तो किसी कॉपी जांच करने वाले को इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका 1 नंबर भी काट ले। इसलिए जो कुछ भी बताते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और किस प्रकार से लिखना है उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। और इसमें कवि ने एक वृक्ष को कटने से आहत होता है और कहता है कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे प्रहरी के द्वारा खड़ा वृक्ष को काट दिया गया है। यानी कि जो प्रहरी यानी कि पहरेदार रूपी जो वृक्ष जो हमारे घर के बाहर था उसे काट दिया गया है, ठीक है। और उसकी याद करते हुए कवि कहते हैं कि वह घर के सामने हमेशा खड़ा रहता था मानो वह पहरेदार हो। यानी कि कवि उस वृक्ष को याद करते हुए कहते हैं कि वह हमारे घर के बाहर हमेशा खड़ा रहता था, ऐसा लगता था कि वह हमारे घर का पहरेदार है। और जब मैं बाहर से लौटता था उसे दूर से देखता था तो मुझे प्रतीत होता था कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, और मैं बोल पड़ता था कि मैं तुम्हारा मित्र यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त। और इसमें वृक्ष और कवि के संवाद की प्रस्तुति है। यानी कि यह जो पंक्ति है इसमें कवि और वृक्ष के बीच में जो संवाद होता था, जो बातचीत होता था, उस बातचीत को ही इस पंक्ति के माध्यम से दिखाया गया है कि यह जो वृक्ष है वह दूर से ही ललकारता कौन, और कवि उसका जवाब देते कि मैं तुम्हारा दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि इसका व्याख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, दूसरा का व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कवि जो है वह पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, जंगल को बचाने की बात करते हैं कि जंगल जो है वह बर्बाद न हो जाए, जंगल मरुस्थल न हो जाए, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य को जंगल हो जाने से इसका मतलब होता है कि मनुष्य जो अपनी सभ्यता को भूल चुका है, अपनी संस्कृति को भूल चुका है, अपने आप को भूल चुका है, और वह खुद अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वृक्ष को काट रहा है, जंगल को नाश कर रहा है, और वह अपने जीवन को और ज्यादा मुश्किल कर रहा है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वह मनुष्य को और जंगल को बचाने की बात करता है। तो चलिए इसका व्याख्या हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। इसमें कवि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक संकट, मानवीयता पर खतरा एवं ह्रास होते सभ्यता की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए भावी आशंका को व्यक्त किया है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं जो प्राकृतिक संकट की तरफ इशारा करते हैं कि भविष्य में कैसा प्राकृतिक संकट आने वाला है, मानवीयता पर कैसा खतरा आने वाला है, इस पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और ह्रास होते हुए सभ्यता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और भावी आशंका को व्यक्त करते हैं। यानी कि भविष्य में जो हमारे सामने विनाश लीला होने वाला है उसकी आशंका को व्यक्त करते हैं। साथ ही इन सब की रक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु चिंतनशील होने पर बल दिया है। और प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि अगर हम इस अंधाधुंध विकास के क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष कटते रहेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब रोड बनना होता है तो बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उसी चीज के बारे में यहां पर कवि कहते हैं कि इस अंधाधुंध विकास के क्रम में यदि विवेक से काम नहीं लेंगे, अपने बुद्धि से काम नहीं लेंगे, तो वृक्ष कटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब पूरा जंगल कट जाएगा तो वहां मरुस्थल हो जाएगा, और साथ ही मानवता की सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो मानव भी जंगल का रूप ले सकता है, यानी कि मानव जंगली हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब वह अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रहा है तो वह जंगली का रूप हो जाएगा। और इसलिए कवि कहते हैं कि जो मानव है वह पशुता में परिवर्तित हो सकता है। मानव दानवी प्रवृत्ति अपनाता दिख रहा है और इस बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो मानव है वह धीरे धीरे राक्षस का रूप लेते जा रहा है और इस चीज को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी
है। साथ ही जो कवि है वह पर्यावरण संरक्षण हेतु सजग करने की शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं होगा तब तक मनुष्य की रक्षा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्ष की रक्षा करें, जंगल की रक्षा करें, तभी मनुष्य अपने आप की रक्षा कर सकता है। तो यह जो दूसरा नंबर प्रश्न था जिसमें कह रहा था कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इसमें जो कवि हैं वह जंगल को भी बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को भी बचाने की बात करते हैं और साथ ही साथ मनुष्य के मनुष्यता को भी बचाने की बात करते हैं। यह बात करते हैं कि मनुष्य जो धीरे धीरे राक्षस का रूप लेते जा रहा है उसका रोकथाम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोनों व्याख्या आप लोग समझ गए। अब उसके बाद एक आखिरी प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यानी कि यह जो कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, यह कितना सार्थक है, कितना उचित है, क्या यही शीर्षक होना चाहिए या फिर इसके जगह पर कोई और दूसरा शीर्षक हो सकता था, इसी के बारे में बात करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि वस्तुतः किसी भी कहानी और कविता आदि का जो शीर्षक होता है वह धुरी होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है, यानी कि शीर्षक के आसपास ही पूरी कविता घूमती रहती है। ठीक है, शीर्षक के आसपास ही पूरी कविता घूमती रहती है और इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि किसी भी कहानी या फिर कविता आदि का जो शीर्षक होता है वह धुरी होता है या फिर केंद्र बिंदु होता है और इसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती रहती है और प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया है। वृक्ष पुराना होने पर भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि वृक्ष चाहे कितना भी पुराना हो जाए, चाहे 100 साल का पेड़ काहे न रहे, लेकिन फिर भी वह स्वच्छ हवा ही देता है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से ही बचाता है। उसके फल, उसके छाया अपने लिए नहीं औरों के लिए होता है, यानी कि जो वृक्ष होता है वह छाया दूसरों के लिए देता है। पेड़ में जो फल लगता है वह पेड़ के लिए नहीं लगता है बल्कि दूसरों के लिए लगता है और अपना दोस्त समझने वाला वृक्ष दूसरे के लिए सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है। यानी कि आप सभी लोग वृक्ष को काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वृक्ष होता है वह आपको दोस्त मानता है, आपको अपना फल देता है। अपना एक भी फल वह खुद नहीं खाता है, अपने धूप में रहता है, लेकिन आपको वह छांव देता है। इसलिए कह रहे हैं कि घर, शहर, राष्ट्र और दुनिया को बचाने से पहले वृक्ष को बचाएं। बदलता हुआ मौसम चक्र विनाश का सूचक है। हमारा जीवन मरण, युवा जरा आदि सभी प्रकृति के गोद में ही बीतता है, फिर भी हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। अतः उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का जो शीर्षक है यह सार्थक है और उचित है। यानी कि यह सभी बात देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि इस कविता का जो शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या, यह बिल्कुल सटीक है, यह बिल्कुल सार्थक है, यह बिल्कुल उचित है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था तक कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। हम 7वें क्वेश्चन को हम बोल दिए थे कि अंतिम क्वेश्चन है, जबकि एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसमें कह रहा है कि इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट करिए। तो मूल रूप से यह व्याकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि रूपक क्या है। आप लोग उपमान और उपमेय के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि जिससे संबंध स्थापित किया जाता है उसे ही हम लोग उपमेय या फिर उपमान बोलते हैं, जिसका उपमा दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर पेड़ को बूढ़ा चौकीदार कहा जा रहा है, ठीक है, वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, बूढ़ा चौकीदार कहा जा रहा है। यानी कि पेड़ की जो तुलना है वह किससे हो रहा है, बूढ़ा चौकीदार से हो रहा है। तो यहां पर जो बूढ़ा चौकीदार हो जाएगा या फिर जो चौकीदार हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उपमा या फिर उपमेय हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि यह रूपक हो जाएगा। तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हम लोग लिख देंगे कि जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है वहां रूपक होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है। अभी हम आपको बताएं कि बूढ़ा चौकीदार से वृक्ष की तुलना हो रहा है, इसलिए बूढ़ा चौकीदार जो है वह वृक्ष रूपक है। यहाँ चौकीदार वृक्ष है, उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया गया है। तो यह व्याकरण का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके किताब में था तो हम आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के अब आपका यह चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताए, कविता का सारांश बताए, लेखक के बारे में बताए, कवि के बारे
बारे में बताए, यह सब कुछ आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, बहुत ही बारीकी से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो जल्दी से आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, वहाँ पर जीके सागर चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।